हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का पिछला लेक्चर देख लिया? तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस किए थे और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो आज वही से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर यहाँ देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्या है? मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मुलिकन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो क्या एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करता है जिसके बेसिस पे वो चार्ज निकालता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भाई, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब ये चार्ज जो है इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज कैसे आया, ये अभी इस लेवल पे आपको नहीं समझ में आ सकता है। 12th क्लास के बाद आप इसको समझ पाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। तो खैर, यहाँ से हमको ये कंक्लूड करना है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने ये कहा कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी जो चार्ज है, किसी भी चार्ज को आप उठा के देख लीजिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। ई का मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, डेट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आइए देखते हैं, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ही डिवाइज्ड अ मेथड नोन एज वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इस मेथड के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिटरमाइन करता है। ही कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q, चार्ज को यहाँ पे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑन द ड्रॉपलेट्स इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज E, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। सिर्फ वाइल्ड ड्रॉपलेट्स पर ही नहीं, आगे जाके हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज है तो वो E का ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो Q इज इक्वल टू NE लिख सकते हैं। आप कोई भी चार्ज उठा लीजिए, वेयर N इज 1 2 3 4, ये सब हो सकता है। डेट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज के इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है। He founded that the value of E is -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो निकाल पाए, है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो मुलिकन एक्सपेरिमेंट का एक और भी प्रॉफिट हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास आसानी से निकाल पाए, है ना। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ मुलिकन्स एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? स्पेसिफिक चार्ज रेशियो तो हम लोग को पता ही था, है ना। पिछले क्लास में हम लोग कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, चार्ज बाई मास, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। और मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट से हम लोग इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो भी कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? E/m इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है। चार्ज लिखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास नीचे हो गया। किसका मास भाई? इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया गया। कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये रट के सट जाना, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी याद रखेंगे। चार्ज कितना है ऐसे आपको याद भी होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का तो डिस्कवरी हो गया, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब साइंटिस्ट के दिमाग में ये चलने लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही एग्जिस्टेंस में हो। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एग्जिस्टेंस में होगा तो सोचिए सारे पार्टिकल्स न्यूट्रल कहाँ से होंगे, सिर्फ निगेटिव चार्ज होगा। तो ये साइंटिस्ट के बाद दिमाग में ये सब बात चल रहा था, तो बहुत सारा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स शुरू हो गया, ठीक है। तो उसी बीच में क्या हुआ कि गोल्डस्टीन नाम का साइंटिस्ट था, ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब ऐसा नहीं था कि ये भी सोचा कि चलो प्रोटॉन ही खोज देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चल रहा था। तो गोल्डस्टीन साहब क्या किए कि वही सिस्टम यूज़ किए जो पिछले वाले कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया था, ठीक है। यानी कि वही डिस्चार्ज ट्यूब, वोल्ट उतना ही रखे 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये प्रेशर जो होता है, प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया ताकि गैसेस को क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सके। बाकी सारा वही एक्सपेरिमेंट ये भी दोहराए जो वो किए हुए थे, है ना, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में किया गया था। सिमिलर डिस्चार्ज ट्यूब है, वही मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है। तो इस बार और चेंजेस क्या क्या किया गया, उस बार परफोरेटेड एनोड लिया गया था और इस टाइम क्या लिया गया, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब ऐसा कैथोड लिया गया है जहाँ पे होल है ना, हैविंग होल्स, और इसके जस्ट पीछे जिंक सल्फाइड का कोटिंग लगा दिया गया। इससे पिछले वाले में कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में इस साइड जेडेनएस का कोटिंग लगाया गया था, है ना, अगर आप पिछला लेक्चर देखे हो तो वही इसको ऑब्जर्व करने के लिए जिंक जेडेनएस का कोटिंग उसके उल्टे साइड में लगाया गया। तो देखिए यही लिखा हुआ है, गोल्डस्टीन रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विथ अ डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विथ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड लिया गया एंड फाउंड दैट न्यू टाइप ऑफ रेज came out through the hole in the cathode। अब क्या देखा, जैसे ही सारा कंडीशन वैसा किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को 10,000 वोल्ट किया और प्रेशर को थोड़ा सा पिछले वाले एक्सपेरिमेंट से थोड़ा सा बढ़ाया, तो देखा कि सिर्फ कैथोड से ही रेज नहीं निकल रहा है। कैथोड से तो रे निकल ही रहा है, साथ ही साथ एनोड से भी रे निकल रहा है जो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, और ये भी बिल्कुल उसी की तरह है ना, बस उल्टे साइड से आ रहा है, और ये एनोड से सीधे कैथोड की तरफ जा रहा है। तो इसी को ऑब्जर्व करने के लिए जेडेनएस का कोटिंग लगाया गया था, ताकि ये इस पे पड़ेगा तो चमकेगा, तो दिखाई पड़ेगा, है ना। परफोरेटेड कैथोड से होके जाएगा और जेडेनएस कोटिंग से टकराएगा तो विजिबल हो जाएगा, चमकेगा। तो यही देखिए, ये आपका एनोड रेज हो गया, एनोड से निकल रहा है। ये कैथोड रेज तो पहले से निकल ही रहा था, है ना। अब ये एनोड रेज हो गया काला वाला। तो देखिए, एंड फाउंड दैट न्यू टाइप ऑफ रेज कम आउट थ्रू द होल इन द कैथोड। कैथोड के साइड जा रहा था। ही कोटेड द ट्यूब बिहाइंड कैथोड साइड विथ जिंक सल्फाइड। ऐसा क्यों, ताकि वो चमके तो दिखे, है ना। अब देखिए वही सब चीज लिखा हुआ है। ही ऑब्जर्व दैट रेज आर नॉट ओनली इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड। सिर्फ कैथोड से ही रेज नहीं निकल रहे हैं, बट फ्रॉम एनोड ऑल्सो। कैथोड से तो रे निकल ही रहा है, साथ ही साथ एनोड से भी रेज निकल रहा है। व्हेन पार्टिकल मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड साइड एंड स्ट्राइक जेडेनएस कोटिंग, some bright spots appear। कुछ bright spots दिखे। This verifies that certain particles are moving from anode to cathode। मतलब कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ भी मूव कर रहे हैं, जिसको एनोड रेज नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एनोड रेज का प्रॉपर्टी क्या क्या था, बहुत सारा सिमिलर प्रॉपर्टी, सारा एक्सपेरिमेंट ही वही था। तो वही चीज़ फिर से किया गया कि
उसके रास्ते में पैडल व्हील को रखा गया तो वो उसको रोटेट कर दिया, इसका मतलब कि उसके पास मास है। ऑपेक ऑब्जेक्ट को रखा गया तो वो ऑपेक ऑब्जेक्ट का मतलब वो परछाई वगैरह दिखा, तो उससे क्या लगा कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है। तो दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे हैव सर्टेन मास, और चूंकि कैथोड की तरफ जा रहा था इसके चलते वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो डिफ्लेक्ट कर रहा था, सब उसी के जैसा प्रॉपर्टी। अब क्या क्या अंतर था तो देखिए, इनका ओरिजिन जो था वो गैसियस आयंस था, ठीक है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो एनोड रेज का ओरिजिन है वो गैसियस आयन है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये सिर्फ और सिर्फ गैस के नेचर पे डिपेंड करते हैं, जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं था। दे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फॉर एनोड रेज वेयर डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अलग अलग गैसेस के लिए स्पेसिफिक चार्ज रेशियो अलग अलग था, लेकिन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में अलग था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चाहे कोई भी गैस ले लीजिए, अगर कैथोड रे है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होता था, है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही था तो उसका चार्ज बाई मास तो सबके लिए सेम आएगा ही, लेकिन एनोड रेज तो का ओरिजिन कौन है? गैसियस आयंस। तो अलग अलग जब गैसियस आयंस होंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बाई मास। तो अलग अलग गैसेस का मास अलग अलग है। लेकिन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में निकल रहा था, क्या निकल रहा था? वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, सब में सिमिलर था, तो इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज रेशियो सेम आ रहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एनोड रेज का ओरिजिन गैसियस आयंस है, जिसके कारण स्पेसिफिक चार्ज रेशियो अलग अलग गैसेस यूज करते हैं तो उसके लिए अलग अलग आएगा, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो आ रहा था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग गैसेस का मास अलग अलग होता है। अब देखिए, जो लाइटेस्ट पार्टिकल नोन है अभी तक वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो उसके लिए स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मास सबसे कम रहेगा तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो सबसे ज़्यादा आएगा। ये वाला घटेगा तो ये ओवरऑल रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन के लिए हाईएस्ट आ रहा था। तो हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज जिस चीज का बना हुआ है उसी को नाम रख दिया गया क्या? प्रोटॉन। इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के केस में एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। एनोड हाइड्रोजन के केस में जो एनोड रेज है तो वहाँ पे मान लिया गया कि चलो भाई इसी को नाम प्रोटॉन रख देते हैं। जब हाइड्रोजन के केस में जो रेज निकल रहा है वो जो पार्टिकल से बना हुआ है उसी का नाम प्रोटॉन रख देते हैं, और यही सब जगह रिपीट हुआ होगा। इसी को क्यों लिया गया? क्योंकि हाइड्रोजन ही सबसे मतलब लाइटेस्ट पार्टिकल है कि नहीं। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो गैसेस में हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि केवल हाइड्रोजन एटम के केस में जो एनोड रेज है वही प्रोटॉन से बने हुए हैं, बाकी जो भी हैं इनके 2 गुना 3 गुना 4 गुना इस टाइप से होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। E/m रेशियो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो फॉर प्रोटॉन कितना हो जाएगा? देखिए, चार्ज प्रोटॉन पे उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे, बस इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और मास इस पे हो गया 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो दिस विल बी इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। आप चाहें तो इसको kg में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, प्रोटॉन क्या होता है, कैसे इसका डिस्कवरी किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का। आखिर न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी तो हो गया था,
ठीक है, उसके बहुत दिनों के बाद, मतलब ये आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी में 1932 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, और इससे बहुत पहले ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्कवरी हो चुका था। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से तो ये तो पता चल गया था कि भाई ऐसा है कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता होगा, प्रोटॉन होता होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये न्यूट्रल है। हाँ, एटम तो न्यूट्रल होता ही है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ शक था, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कि उस समय तक तो ये तो पता चल ही गया था कि इस एटम में इतने न्यूट्रॉन है, इस एटम में इतने न्यूट्रॉन है। जैसे कि अगर हम लोग हीलियम का बात करते हैं, तो हीलियम में देखिए 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन है। इसका मतलब अगर 2 हाइड्रोजन का एटम ले लिया जाए, 2 हाइड्रोजन का एटम ले लिया जाए, मतलब जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था तो लोग ऐसा सोचते थे, मतलब लोगों ने सोचा कि भाई, साइंटिस्ट ने सोचा कि 2 हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं तो इसके बराबर हो जाना चाहिए, दोनों का तब मास बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन है और इसमें 1 प्रोटॉन है। और देखिए, एटम का मास इलेक्ट्रॉन के मास पर तो डिपेंड करता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत ही कम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली 1837 टाइम्स देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब कि जो भी एटम का मास है वो पहले के थ्योरी के अनुसार सिर्फ प्रोटॉन पे बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत ही कम है। तो ऐसा होता, अगर ऐसा था तो यहाँ अगर 2 हाइड्रोजन एटम लेते तो यहाँ 2 प्रोटॉन होता, तो इसका मास हीलियम का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं आया। करीब करीब ये 4 एटम इसका लिया गया, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और इसका 1 ही लिया गया, तब ये करीब करीब बराबर आ रहा था। यानी कि इसका 1 एटम इज इक्वल टू इसका 4 एटम्स। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर 2 प्रोटॉन आना चाहिए था तभी बराबर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लोगों ने सोचा, साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा है जो न्यूट्रल है, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ जरूर मास है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर प्रोटॉन के अलावा भी है, क्योंकि 4 गुना 4 प्रोटॉन रख रहे हैं तब इसके मास के बराबर आ रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए था कि 2 प्रोटॉन, मतलब 2 हाइड्रोजन को लेते तभी मास बराबर आता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो निग्लिजिबल है। अच्छा, और भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, लेकिन एटॉमिक मास 7 के आसपास होता है, 7 होता है कि नहीं। तो अगर 3 प्रोटॉन है तो 3 के आसपास आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों से इन लोगों को हमेशा शक होता था कि कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। तो वही जेम्स चैडविक के दिमाग में आया। तो देखिए क्या किया इन्होंने। जेम्स चैडविक in 1932 discovered a neutral particle by bombarding a thin sheet of beryllium with alpha particle। ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इसको बम्बार्ड कराए बेरिलियम होगा ये। बेरिलियम से बम्बार्ड कराए तो यहाँ से कुछ देखिए, when electrically neutral bombarding a thin sheet of beryllium with alpha particle, when electrically neutral particles having a mass slightly greater than that of proton were emitted। कैसे पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं? जो न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है ये कैसे पता चला?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, ये पॉजिटिव निगेटिव क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तब भी इसका डेविएशन नहीं हुआ। अगर पॉजिटिव और निगेटिव की तरफ डेविएशन हुआ ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रल है। तो इसका इन्होंने नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। अब जरा देखिए, इसको वैक्स से पास कराया गया, मतलब मोम से पास कराया गया, तो बहुत ही स्पीड से, बहुत तेजी के साथ प्रोटॉन्स यहाँ से इमिट हुए, है ना, प्रोटॉन्स यहाँ से इमिट हुए। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, क्योंकि वेव होता तो ये इस तरीके से बाहर नहीं निकलता। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन से अगर यहाँ से प्रोटॉन बाहर आ रहा है तो यहाँ जरूर कोई ना कोई इतने ही मास के आसपास का पार्टिकल होगा, ठीक है, जो कि होगा तभी प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर आ रहे हैं, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो किया जा सके। तो इससे ये कंक्लूड किया गया कि भाई जो न्यूट्रॉन्स है यहाँ पे, उनका मास प्रोटॉन के मास के रफली इक्वल होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के साथ बम्बार्ड कराया गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स निकले जिनको वैक्स से पास कराया गया, तो यहाँ से प्रोटॉन्स निकले। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये कंक्लूड किया गया कि भाई अगर यहाँ से प्रोटॉन पास आउट हो रहे हैं, इसका मतलब कोई इसी के मास का हेवी पार्टिकल और होगा, तभी प्रोटॉन्स जैसे, मतलब प्रोटॉन्स के पास भी मास होता है तो इसको ये निकाल सकता है। कोई ना कोई अंदर हेवी पार्टिकल बैठा हुआ है जो इसे निकाल सकता है, तो उसी को न्यूट्रॉन बोला गया, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन हो गया, ये आप याद रख सकते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर करना होता है, तो 4 और 2 6, तो देखिए 6 + 0 6, 9 और 4 13, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ। नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। पार्टिकल्स, अब देखिए ये सब आपको, ये डाटा आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, और मास 9.1, आप एक तक याद रखिए, 9.1 × 10⁻³ kg, और AMU या यूनिफाइड मास यूनिट में भी लिख सकते हैं। चार्ज हो गया -1.6022, ऐसे आप याद क्या रखेंगे, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्रोटॉन, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ मास देखिए 1.6722 × 10⁻27 kg, हालांकि हम मोल कॉन्सेप्ट में भी ये मास आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे चार्ज इसके जस्ट पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम। न्यूट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मास 1.674, और ये न्यूट्रल है। अब यहाँ से आप दोनों को मिलाइए, देखिए ये 1.672 और ये 1.674, तो रफली इक्वल है ना। तो हम लोग यहाँ से देखिए बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज रफली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। तो आई होप ये सब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी।